हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 के बारे में बात करने वाले हैं। धारा 17, 18, 19 और 20 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक है एडमिशंस और कन्फेशन से रिलेटेड है। इसी के संबंध में हम आगे भी बढ़ेंगे कि देखते हैं कि धारा 21 में क्या है। धारा 21 इस अधिनियम के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में है और यह भाग 1 में आता है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन, इंतजार मत करो क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंतज़ार करने का मतलब ये है कि आप मौके की तलाश मत करें कि आप ये सोचें कि मौका मेरे पास खुद चल कर आए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप मौके की तलाश मत करें, बल्कि जो भी जैसी परिस्थिति है उसी में काम करना शुरू करें। पेशेंस ज़रूरी है, धैर्य रखना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठे रहें। हमें उस काम को जो है तो निरंतर करते रहने की ज़रूरत होती है। अभी तक हमने ये देखा कि आपके सामने कई क्वेश्चन हमने दिए थे कि स्वीकृति क्या है, स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इसका साक्षिक मूल्य क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति स्वीकृति को अपने पक्ष में कब साबित कर सकता है। यहाँ पे साबित होने की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति स्वीकृति को अपने पक्ष में कब साबित कर सकता है। तो जब हम धारा 21 पढ़ते हैं, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सामान्य नियम लिखा हुआ है। तो देखते हैं सामान्य नियम क्या है। स्वीकृतियां सुसंगत हैं एवं साबित की जा सकेंगी। मतलब स्वीकृति को क्या बनाया गया है, रिलेवेंट बनाया गया है और इसे साबित भी किया जा सकेगा। कौन कौन साबित, कैसे साबित किया जा सकेगा? उन्हें करने वाले के हित के विरुद्ध, मतलब जो व्यक्ति स्वीकृति एडमिशन करता है उसके हित के विरुद्ध साबित की जा सकेगी या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। मतलब जो स्वीकृतियां हैं, आप ये जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के हित के विरुद्ध ही होती हैं। कोई व्यक्ति अपने सपोर्ट में कोई कथन कहता है तो वो स्वीकृति नहीं होती है। जब वो कोई स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट हो जाता है, उसके हित के विरुद्ध हो जाता है, तभी वह स्वीकृति होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वीकृति कौन कर रहा है। तो जब व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्वीकृति करता है या अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसके हित के विरुद्ध होता है, तब ऐसी स्वीकृति क्या होती है, रिलेवेंट होती है और साबित भी की जा सकती है। फिर जब हम धारा 21 पढ़ते हैं बेयर एक्ट में, तो उसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। उसी में एक लाइन के आगे अलग से पैराग्राफ बनाकर नहीं दिया हुआ है, वहीं पे दिया हुआ है कि परंतु कोई भी स्वीकृति अपने पक्ष में साबित नहीं की जा सकेगी। देखिए, अपने पक्ष में नहीं साबित की जा सकेगी। हमें प्रश्न क्या ढूंढना है, हमें ये देखना है कि हम अपने पक्ष में स्वीकृति कब साबित कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य नियम क्या है, हम अपने पक्ष में स्वीकृति साबित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपवाद हैं जब हम स्वीकृति को अपने पक्ष में भी साबित कर सकते हैं। कब? जबकि उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ। ये उदाहरण बेयर एक्ट का ही है और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि दृष्टांत है, उसको देखिए। क और ख के बीच प्रश्न यह है कि क्या अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। मान लीजिए एक डीड लिखी हुई है और उस डीड के बारे में ये प्रश्न होता है कि वह कूट रचित है या नहीं। तो देखिए, क प्रतिज्ञात करता है, मतलब अफर्म करता है, मतलब पुष्टि करता है कि वह असली है। क का स्टेटमेंट क्या है कि वह कहता है कि यह असली है। और ब प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। और जो ब है वो अफर्म करता है कि वह
कूटरचित है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो ख का कोई कथन की विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन की विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा। मतलब दोनों लोग अपने अपने स्टेटमेंट को साबित नहीं कर सकते, दोनों लोग एक दूसरे के स्टेटमेंट को भले ही साबित कर सके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जो धारा 21 है वो 3 अपवाद बताती है। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि जो एडमिशन है वो अपने पक्ष में साबित नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें एडमिशन को अपने पक्ष में साबित किया जा सकता है। जैसे उन्हें करने वाले के, तो इसका जो पहला है धारा 32 मृत्युकालिक कथन को साबित करने के लिए जब कथन करने वाले की मृत्यु हो जाती है तब सुसंगत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्वीकृति है वो एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा की गई है। अगर वो जीता तो शायद उसे साबित नहीं कर पाता, भले किसी और सेक्शन के तहत वो साबित हो जाता, लेकिन इस धारा के अंतर्गत उसका कथन वो साबित नहीं हो पाता अगर वो नहीं मरता तो। लेकिन जब मर जाता है और मरने के पहले या मरने के टाइम पे उसने जो स्टेटमेंट किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो स्टेटमेंट उसके पक्ष में फिर साबित हो जाएगी। यहाँ पे जो केस है मुसम्मात व सिरन बनाम मोहम्मद हुसैन 1941, तो इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि उसमें एक महिला ने एक दस्तावेज के निष्पादन में अपने को एक व्यक्ति की पत्नी के रूप में लिखित दिया कि उसने विवाह के संदर्भ में किसी विवाद के संबंध में उसका यह लिखित कथन स्वीकृति के रूप में ग्राह्य होगा, क्योंकि यह कथन विवाद उत्पन्न होने की पूर्व का था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी यह स्वीकृति उसके पक्ष में थी और उसके द्वारा साबित की जा सकती है, परंतु वह ग्राह्य एवं सुसंगत है क्योंकि उसका कथन धारा 32(5) के अधीन मृत्यु की स्थिति में अन्य व्यक्तियों के बीच ग्राह्य होती। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा अपवाद है, मन या शरीर की दशा के बारे में कथन जब ऐसी दशा विद्यमान थी। मतलब अगर हमारे शरीर की कोई दशा है, जैसे हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, तो जब ऐसी जो दशा लाई जाती है, दशा होती है, तो उसके बारे में वो विद्यमान थी। अगर विद्यमान रहती है तो ऐसा जो एडमिशन है उसको हम साबित कर सकते हैं अपने पक्ष में। और फिर है ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनति संभाव्य कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इसका दूसरा अपवाद है कि मन या शरीर की दशा ऐसी होनी चाहिए कि वो असत्य है, इस बात की संभावना को हटा दे। मतलब एकदम पुख्ता इस बात का सबूत होना चाहिए कि नहीं, ये सच है, ये सही है। मन या शरीर की जो ऐसी दशा है, मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है, वो एकदम सही है। जो भी बात हो यहाँ पे वो एकदम सही होनी चाहिए, वो कहीं से भी ये प्रतीत न हो कि वह गलत है या असत्य है। फिर है उक्त स्वीकृति को करने वाले के पक्ष में साबित किया जा सकता है कब कब एक धारा 14 के अधीन किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक दशा सुसंगत होती है। फिर देखते हैं धारा 21 का दूसरा अपवाद। यह दर्शित करता है कि ऐसे तथ्यों या कथनों को उन्हें करने वाले व्यक्ति की ओर से साबित किया जा सकता है। मतलब ये कि जो धारा 14 में अभी आपने क्या पढ़ा कि मानसिक या शारीरिक दशा सुसंगत है, ठीक है, अगर वो गलत नहीं है तो ऐसी स्वीकृति साबित हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति यह कहता है कि ऐसी शरीर की दशा थी या ऐसी शारीरिक दशा थी, मन की दशा थी, तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है उस व्यक्ति द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए जो कि जिसकी ऐसी दशा थी। मतलब उसके फेवर में साबित हो रही है, यहाँ पे स्वीकृति उसके पक्ष में साबित हो रही है। तीसरा है जो स्वीकृति के रूप में नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत हो। मतलब कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट हैं जो एडमिशन तो नहीं है लेकिन वो कई अन्य तरह से रिलेवेंट हो जाते हैं, सुसंगत हो जाते हैं, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं,
रिलेवेंट है। हमने अभी अभी पढ़ा कि उन्हें करने वाले व्यक्ति, सामान्य नियम में हमने क्या पढ़ा कि उन्हें करने वाले व्यक्ति या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। तो यहाँ तो ये तो समझ में आ रहा है कि उन्हें करने वाले व्यक्ति कौन है, मतलब एक व्यक्ति जो खुद एडमिशन करता है और दूसरा है उसका हित प्रतिनिधि। तो हम देखते हैं बार बार ये वर्ड आ रहा है कि हित प्रतिनिधि क्या है, ठीक है। तो हित प्रतिनिधि की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक विधि के अंतर्गत प्रतिनिधि है और संपत्ति के प्रतिनिधि हैं और रक्त संबंधानुसार प्रतिनिधि हैं। और जो धारा 18 और 21 में प्रोविज़न किया गया है, ये सिविल तथा दांडिक दोनों ही विधियों में लागू होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।